Very good evening, friends. We have already discussed some of the case laws of Supreme Court and High Court. Now let us discuss some more cases. This is the case of Ultratech Nathdwara Cement Limited versus Union of India. What does it say? After implementation of resolution plan, the CGST department issued several demand notice to the CD. Resolution plan was already implemented. GST department issued demand notice to the CD on the pretext that the resolution professional oblique COC did not pay entire dues of the department as claimed in the resolution process. They said कि भाई हमने ज्यादा क्लेम किया था, आपने हमें कम दिया है, तो इन्होंने डिमांड रेज कर दी रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद. एंड दे वर नॉट हर्ड एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. उन्होंने कहा भाई जब आपने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया तो हमें तो हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी. ठीक है. द हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड that the code has been enacted to ensure that a CD under distress does not fade into oblivion. वो कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट ने कहा कि कोड का क्या पर्पज है. कोड का मतलब ये है कि जो कंपनी अंडर ऑलरेडी डिस्ट्रेस है वो गायब ही ना हो जाए कहीं, है ना, और उसको रिवाइव करने की मंशा रहती है थ्रू ए रेजोल्यूशन प्लान. इसमें ये कहा गया कि भाई रेजोल्यूशन प्लान जो एक बार अप्रूव हो जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, it is binding on all concerned to whom the CD may be having statutory dues in terms of section 31. तो जिस चीज की भी देनदारी रहती है सब पर बाइंडिंग रहता है. The OCs including central government have no right of audience in the resolution proceeding. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जितने भी ओसीज हैं उनको कोई राइट ऑफ ऑडियंस नहीं है. The High Court further noted that the amount of claim assessed by the RP in favor of the respondents has already been deposited during the CIRP. तो उन्होंने कहा भाई आरपी ने जो भी अमाउंट असेस किया था वो सीआईआरपी के पीरियड में ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है जीएसटी के अकाउंट में. It accordingly set aside the notices issued by the department as illegal and arbitrary. उन्होंने कहा भाई ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो नोटिस इशू किए हैं ये इलीगल है और आर्बिट्रेरी है. और ऑब्जर्वेशन दी the authorities should have adopted a pragmatic approach. ठीक है भाई, तुमका अथॉरिटीज को तो कहा भाई तुम्हें तो एक समझदारी दिखानी चाहिए थी. And immediately withdrawn the demands rather than indulging in a totally frivolous litigation. तो आप एक अननेसेसरी लिटिगेशन में एंगेज हो रहे हो तो आपको तो जैसे ही रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट हुआ अपने आप ही विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी डिमांड्स. ये हाई कोर्ट ने कहा. ठीक है जी, यही केस था. अगला अगला है जी यूनि वैल्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इसमें क्या हुआ, the petitioners challenged the order of the NCLT requiring all FCs to submit record of default from the IU. तो NCLT का ऑर्डर था. NCLT ने क्या कहा कि जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं वो अपना रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट कहां से लाओ, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से लाओ along with the application, and requiring the parties to submit such records in respect of applications filed earlier but waiting for admission. तो उन्होंने कहा जो पहले भी फाइल हो चुकी हैं लेकिन जो एडमिट नहीं हुई उनमें भी ये रिकॉर्ड लाओ. तो एज रिगार्ड्स अथॉरिटी ऑफ द एनसीएलटी द हाई कोर्ट ऑब्जर्व. तो जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो इन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि देयरफॉर व्हाट बिकम्स क्लियर टू मी इज दैट while both the NCLT and NCLT have been conferred with powers to regulate their own procedure, such use of its powers is circumscribed and subject to inter alia the principles of natural justice as well as the provisions of the Companies Act 2013 or the IBC 2016. उन्होंने कहा भाई ठीक है एनसीएलटी या जो एनसीएलटी है इनका क्या है कि अपनी प्रोसीजर है. ठीक है, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं है कि भाई दो तीन चीजें आपको देखनी है. एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस देखना है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन देखने हैं, आईबीसी के प्रोविजन देखने हैं. ठीक है, और कोई भी जो भी रूल्स या रेगुलेशंस मेड हैं अंडर आईबीसी वो भी आपको देखने हैं. ठीक है, therefore the powers of the NCLT and NCLT is limited both by principles of natural justice as well as statutory provisions and regulations framed under such regulations. तो उन्होंने कहा ये जो NCLT या NCLT की पावर्स हैं ये लिमिटेड है. ठीक है, दे कैन फॉलो देयर ओन प्रोसीजर
लेकिन इट इज देयर इज अ लिमिट टू इट। और लिमिटेशन फैक्टर क्या है? एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और जो अदर लेजिस्लेशंस है जैसे कंपनीज एक्ट है, आईबीसी है, रेगुलेशंस है वगैरह वगैरह। एज रिगार्ड्स एविडेंस ऑफ डेट, द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ऑब्जर्व्ड। अब भाई इन्होंने जो कहा कि एविडेंस ऑफ डेट जो है आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से लाओ, तो उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ऑन ए क्लोज ड्यू डिलिजेंस ऑफ द वेरियस प्रोविजंस अबव इंक्लूडिंग सेक्शन 7 ऑफ द आईबीसी read with rule 4 of adjudicating authority rules and form 1 therein and regulation 8 of the CIRP regulations 2016, observations of the Supreme Court in para 32 provided above, it becomes crystal clear that apart from the financial information of the IU, 8 classes of documents can be considered to be sources that evidences a financial debt. उन्होंने कहा कि भाई आपको ये जरूरी नहीं है कि एविडेंस ऑफ डेट आपको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से ही लाना है। 8 क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है। As regards evidence that can be provided along with Section 7 application, the High Court observed the 3 categories of evidence that can be provided are as follows. क्या क्या है? पहला, एक तो रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। दूसरा, साक्षात्कार रिकॉर्ड। तीसरा, evidence of default as may be specified. So 3 different categories of documents are available to a financial creditor to prove proof of default by a corporate debtor. ठीक है। अब बात ये है, इसमें ये कहा कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में कि ये जो अमेंडमेंट आया है ये रिट्रोस्पेक्टिव है या नहीं। तो देयरफॉर एनी डेलीगेटी let alone the NCLT, not even the IBBI can make regulations by way of the impugned order or of such nature to make a delegated legislation retrospective under the IBC. तो NCLT क्या, IBBI भी किसी भी रेगुलेशंस को अपने ऑर्डर से आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते। ठीक है। अकॉर्डिंगली द हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द इम्प्यूग्ड ऑर्डर टू बी अल्ट्रा वायरस द कोड। अगला फिर केस आता है टाटा स्टील, भूषण स्टील लिमिटेड एंड अनदर। इसमें क्या था? द ट्रायल कोर्ट टू कॉग्निजेंस द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द इंडियन पीनल कोड बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट लेड बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। The petitioner has submitted that it took over the CD through a resolution plan. ये जो टाटा स्टील था, इसने कहा जी मेरे मेरे ऊपर क्यों SFIO का नोटिस दे रहे हो, मैंने तो ये रेजोल्यूशन प्लान में कंपनी खरीदी है। एंड सेक्शन 32 ऑफ द कोड डिस्चार्जेस इट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट। ठीक है, इसको ट्रायल कोर्ट का नोटिस मिल गया था। The High Court held that the CD would not be liable for any offence committed prior to the commencement of the CIRP. तो उन्होंने कहा कि ये जो CD है, it would not be liable for any offence committed prior to the commencement of CIRP. It also clarified that this order will not affect the prosecution of the erstwhile promoters. तो उन्होंने कहा जो पुराने वाले promoters हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो, और any of the officers who may be directly responsible for committing the offences, या अगर कोई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कमिटिंग द ऑफेंसेस तो उनको भी आप पनिश कर सकते हो। ठीक है। अगला केस आता है जोतन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस PSL लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा कि NCLT इज नॉट ए कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ठीक है। And hence, as prohibited by the provisions of Section 41B of the Specific Relief Act, no injunction can be granted by the High Court against a corporate debtor from institution of proceedings in NCLT. तो इसमें एक्चुअली वाइंडिंग अप पिटिशन वाला केस था कि इस कंपनी की वाइंडिंग अप पिटिशन पहले चल रही थी। अब ये दूसरी पार्टी जो है वो NCLT में पहुंच गई। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो NCLT है वो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है हाई कोर्ट का। ठीक है। And hence, as prohibited by the provisions of Section 41B of the Specific Relief Act, no injunction can be granted. मतलब अगर कोई वाइंडिंग अप पिटिशन हाई कोर्ट में चल रही है, NCLT में दोबारा पिटिशन फाइल हो जाती है, तो हाई कोर्ट कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकता अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द NCLT। ठीक है। Since the IBC is admittedly a सक्सेसर स्टैट्यूट टू सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ये कंपनी पहले सिका में थी तो इसकी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग चल रही थी। एंड सेक्शन 64(2) ऑफ IBC बीइंग पेरीमेटेरिया
तो सेक्शन 22 ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, पेरी मटेरियल होता है, मतलब पेरी मटेरियल मतलब सिमिलर है। The argument that the company court has the power to injunct proceedings before under NCLT in case of pending awaiting of petitions is entirely misplaced and contrary to legislative intent. तो इन्होंने कहा भाई ऐसे इंजंक्शन कोई ग्रांट नहीं हो सकती. It ordered in the circumstances there is no bar on NCLT Ahmedabad from proceeding with IBC application. तो उन्होंने कहा चाहे वाइंडिंग अप पिटिशन चल रही है, आप आईबीसी में एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकते हो. अगला फिर डॉक्टर विद्यासागर वाला केस था, ये भी कल भी हमने देखा था. तो इस केस में क्या हुआ, द पिटिशनर चैलेंज्ड एन ऑर्डर ऑफ द आईबीबीआई रिजेक्टिंग हिज एप्लीकेशन सीकिंग रजिस्ट्रेशन एज एन आईपी ऑन द ग्राउंड दैट इज नॉट ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन एज ही हैज बीन चार्ज शीटेड, कि भाई उसके केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है. ही कंटेंडेड दैट ही हैड नो रोल इन द एलिजेड इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ. उन्होंने कहा जी ऐसा है, मेरा तो ये कानून तोड़ने में कोई हाथ था नहीं. एंड ही हैड फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज, और मैंने एप्लीकेशन भी लगा रखी है फॉर डिस्चार्ज. तो ऑनरेबल हाई कोर्ट हेल्ड दैट द writ petition was premature and allowed the petitioner, एक मिनट जी, एक मिनट आप मुझे, तो इन्होंने ये कहा कि भाई मेरा तो कोई रोल नहीं है ये जो इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ हुआ है, और मैंने डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रखी है. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा ये रिट पिटीशन जो है प्रीमेच्योर है और यू आर एट लिबर्टी टू अप्रोच द हाई कोर्ट. एक बार डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है अगर डिस्पोज ऑफ हो जाए ट्रायल कोर्ट से तो दोबारा आ जाना. अगला केस आता है लियो एडिबल्स एंड फैट्स लिमिटेड वर्सेस द टैक्स रिकवरी ऑफिसर इनकम टैक्स. इसमें क्या केस था, इसमें केस ये था, द पिटिशनर परचेज्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ वीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड. जो पिटिशनर था इसने क्या किया, वीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की कोई लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चल रही थी, उसमें इसने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली. ठीक है, जो सब रजिस्ट्रार था इट रिफ्यूज्ड. सर बोलिए सर, ये विद्यासागर गर्ग है, उसने प्री मैच्योर कैसा उसने पिटीशन दाखिल किया कि भाई मैम मेरे सामने जो क्लेम है वो यानी कि एलिगेशन है वो सही नहीं है, लेकिन नहीं, उसका नहीं, अभी तो डिस्चार्ज ऐसा है ऑर्डर ना, नहीं आया वो है. ये कहते हैं कि भाई अगर आपके अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल हो गई तो जब चार्जशीट से आप एक्विट नहीं होगे तब तक आपको हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बना सकते. चार्जशीट फाइल हो चुकी है ना. देखो हाँ सर. चार्जशीट फाइल कब होती है, एफआईआर लॉज हो जाती है, एफआईआर लॉज होने के बाद में फिर चार्जशीट फाइल करती है पुलिस. हाँ तो पुलिस फाइल करके कोर्ट में केस चला गया, जब उन्होंने कहा भाई ट्रायल कोर्ट से जब छूटोगे तब आ जाना दोबारा. ये हाई कोर्ट में पहुंच गया ना, ट्रायल कोर्ट में इसकी चार्जशीट फाइल हुई थी. बराबर बराबर. तो उसका डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो यस, उसमें. तब तक लटका रहेगा वो. हाँ, और सर ये आपको ये पूछना है कि आईबीसी कोड में तो ऐसा है ना, एनसीएलटी है, फिर एनसीएलटी के अपील में जाने के लिए एनक्लेट है, एनसीएलटी है, फिर सुप्रीम कोर्ट है. तो हाई कोर्ट क्यों कैसा हाई कोर्ट में क्यों केस जाते हैं बीच में, तो हाई कोर्ट है ही नहीं, यानी कि ऐसा होता जो है. नहीं, 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 उसका रीजन ये है कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल है. एक तो आर्टिकल 32 है और एक आर्टिकल 226. आर्टिकल 32 में क्या है कि निचले कोर्ट में जाने की बजाय आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर सकते हो. भाई नॉर्मल प्रोसीजर तो ये है कि आप नीचे से होके आओगे, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. लेकिन आप किसी भी कोर्ट में नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो. ये हमारा आर्टिकल 32 कहता है.
आर्टिकल 32 में बाय वे ऑफ रिट जा सकते हो। एक आदमी है, उसको पुलिस उठा के ले गई, उसके घर वालों को पता ही नहीं है कहाँ है, तो वो क्या करते हैं, हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब टू प्रोड्यूस द बॉडी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है पुलिस वालों को कि भैया तुम इस बंदे को प्रोड्यूस करो 24 घंटे में, कहाँ गया ये। वो कह देते हैं जी हमारे बंदे को उठा के ले गए, पता ही नहीं चल रहा, पुलिस वाले कुछ बता नहीं रहे कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक है, इसी तरह हाँ से सर। मैंडामस है, क्वो वारंटो है, बहुत सारी रिट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही रिट्स हाई कोर्ट में भी होती हैं। बराबर हाई सर। कोर्ट में जो रिट्स है वो 226 में आती है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये रिट पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन वगैरह के थ्रू ही फाइल होती हैं। बराबर सर। तो अब चलते हैं लियो एडिबल्स एंड फैट्स। इसमें क्या हुआ, जो पिटिशनर था लियो एडिबल, इसने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ली, वीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की लिक्विडेशन चल रही थी। अब जब इसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो ये रजिस्ट्रार के पास जाएगा रजिस्टर कराने। द सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज्ड टू रजिस्टर द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ पिटिशनर एट द बिहेस्ट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा भाई ऐसा है, ये जो प्रॉपर्टी है इस पर तो हमारा चार्ज है, हमने अटैच कर रखी है। ठीक है, अगेंस्ट विच दी रिट पिटिशन वाज फाइल्ड। तो इनकम टैक्स ने उनको सब रजिस्ट्रार को कहा कि भाई ऐसे है, ये प्रॉपर्टी तो हमने अटैच कर रखी है। तो जब ये सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने गया तो सब रजिस्ट्रार ने रजिस्टर करने से मना कर दिया। ठीक है, तो अब ये हाई कोर्ट में पहुंच गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट नोटेड that it entails construction and interpretation of the provisions of the code in just juxtaposition to the income tax act। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि हमें आईबीसी और इनकम टैक्स को दोनों को मिला करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जक्स्टापोजिशन मतलब एक के ऊपर दूसरा रख के ऐसे। इट इज क्लियर दैट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डज नॉट एंजॉय द स्टेटस ऑफ ए सिक्योर्ड क्रेडिटर। उन्होंने कहा भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ड्यूज क्या है, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के ड्यूज, वो कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर तो है नहीं। ठीक है, on par with a secured creditor covered by a mortgage or other security interest who can avail the provisions of section 52। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे है, जो सेक्शन 52 वाले प्रोविजंस हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए हैं, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स है, ये कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है। At best, it can only claim a charge under the attachment order in terms of section 281 of the Act of Income Tax। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई सेक्शन 281 में ही जो है ये चार्ज क्लेम कर सकता है। इसके बाद में एज रिगार्ड्स द पर्पस ऑफ अटैचमेंट इट रेफर टू द जजमेंट्स इन अजंता मिल्स लिमिटेड। इन्होंने कहा भाई ऐसे है कि जहां तक पर्पस ऑफ अटैचमेंट की बात है तो हम इसमें रेफर करना चाहेंगे अजंता मिल्स कोर्ट वाली जजमेंट, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की, एंड प्रेम लाल धर प्रिवी काउंसिल, वेयर इट इज बीन हेल्ड दैट द अटैचमेंट ओनली प्रोहिबिट्स प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा कि वही जो अटैचमेंट से क्या इफेक्ट होता है, अटैचमेंट ओनली प्रोहिबिट्स प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब अगर अटैच कर दी तो कोई आदमी प्राइवेटली सेल नहीं कर सकता। ठीक है, बट द अटैचिंग क्रेडिटर डज नॉट एक्वायर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। लेकिन जिसने ये भी अटैच की है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो जाता उस प्रॉपर्टी में, ही डज नॉट एक्वायर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी अटैच की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी अटैच करने का क्या मतलब है कि जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई वो प्राइवेटली सेल नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई राइट नहीं हो गया उस प्रॉपर्टी में। इट नोटेड दैट सेक्शन 178 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट provides for a priority in appropriation of the amounts set aside by the liquidator for clearance of the set dues of the tax dues। तो वही कहता है कि जो सेक्शन 178 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि it provides for a priority in appropriation of the amount set aside by the liquidator for clearance of the tax dues। कि भाई लिक्विडेटर जो है वो इनको प्रायोरिटी पे पेमेंट करेगा, 178 ये कहता है। लेकिन जो लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी है इट कुड बी अंडर डिफरेंट इनएक्टमेंट्स, लेकिन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के तो बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी अंडर द कोड, अगर इस आईबीसी में किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो जो 178 है इट स्टैंड्स एक्सक्लूडेड बाय वर्च्यू ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 178(6) विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2016। तो जब से ये अपना कोड लग गया 1/11/2016 से
ये वाला अमेंड हो गया आपका 178 सबसेक्शन 6, ठीक है। Therefore, in the event an SSC company is in liquidation, the income tax department can no longer claim a priority in respect of clearance of tax dues of the said company. तो अगर एक बार कंपनी आईबीसी में आ गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई प्रायोरिटी क्लेम नहीं कर सकता. The Honorable High Court held that the tax dues being an input to the consolidated fund of India and of the states clearly comes within the ambit of section 53(1)(c) of the code. तो कहा भाई 53 लगेगा इस पर. It further held that the income tax department cannot claim any priority merely because the order of attachment dated 27th October was long prior to the initiation of liquidation proceedings under the code. इन्होंने कहा भाई अटैचमेंट ऑर्डर तो हमारा पहले का इशूड है, लिक्विडेशन तो बाद में शुरू हुआ, ठीक है ना, against VNR Infrastructures Limited. Further, section 36(3)(b) of the code indicates in no uncertain terms that the liquidation of state assets may or may not be in the possession of the CD. तो उन्होंने कहा भाई जो सेक्शन 36(3)(b) वाले प्रोविजन है जो लिक्विडेशन एस्टेट की बात करते हैं कि लिक्विडेशन एस्टेट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, तो उसमें ये कहता है कि भाई लिक्विडेशन एस्टेट में सारे एसेट्स आएंगे चाहे वो सीडी की पोजेशन में हो या ना हो, ठीक है, including but not limited to encumbered assets. Therefore, even if the order of attachment constitutes an encumbrance on the property, लिखा ना, but not limited to encumbered assets, तो चाहे encumbered हो या unencumbered हो दोनों आ जाएंगे, ठीक है. तो चाहे ये जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है ये encumbrance है on the property, it still does not have the effect of taking it out of the provisions of section 36(3)(b. तो 36(3)(b) के हिसाब से ये जो है लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेगा. The said order of attachment therefore cannot be taken to be bar for completion of the sale under a liquidation proceeding under the code, ठीक है ना. तो ये ऑर्डर जो है जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है इससे कोई लिक्विडेशन में जो सेल है वो बार नहीं हो रही. द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेसेसरली हैज टू सबमिट इट्स क्लेम टू द लिक्विडेटर. उन्होंने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कुछ लेना है तो लिक्विडेटर को अपना क्लेम सबमिट करे as and when the distribution of the assets in terms of section 53(1) of the code is taken up, ठीक है. तो जब 53 में वाटरफॉल मैकेनिज्म में पेमेंट होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपना क्लेम कर ले. ये केस. अगला केस, अगला है जी डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट दिल्ली वर्सेस एक्सिस बैंक. इसमें क्या हुआ, इसमें हाई कोर्ट considered the issue relating to confiscation of property acquired by a person through proceeds of crime under the Prevention of Money Laundering Act against the lawful claims of the third party. हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या बोलता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये बोलता है कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने क्राइम के प्रोसीड से खरीदी है, ठीक है, तो उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है. ये पीएमएलए एक्ट बोलता है, ठीक है. अब हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्पस ऑफ आरडीबीए सरफेसी एंड द कोड, द लेटर 3 लेजिस्लेशंस डू नॉट प्रिवेल ओवर द फॉर्मर. तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पर्पस थोड़ा दूसरा है. तो ये जो तीनों हैं आरडीबी, सरफेसी या आईबीसी, दे डू नॉट प्रिवेल ओवर द फॉर्मर, ठीक है. दोनों के अलग अलग एरियाज ऑफ ऑपरेशन. उन्होंने कहा ये सारे एक्ट्स को कोएग्जिस्ट करना चाहिए. द पीएमएलए, आरडीबीए, सरफेसी एंड द कोड और सच अदर लॉज मस्ट कोएग्जिस्ट. ऐसा नहीं भाई कोई सुप्रीम है इसमें से. ईच टू बी कंस्ट्रूड एंड एनफोर्स्ड इन हार्मनी विदाउट वन बीइंग इन डेरोगेशन ऑफ द अदर with regard to the assets in respect of which there is material available to show the same to have been derived or obtained as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. उन्होंने कहा भाई देखो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई एसेट्स एक्वायर्ड है, ठीक है, अगर ये मटेरियल मिल जाता है तो उसमें पीएमएलए काम करेगा. ये नहीं कि भाई आईबीसी ओवरराइड नहीं करेगा उसको, ठीक है. तो दैट विल कम विद इन द मिसचीफ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. An order of attachment under Prevention of Money Laundering Act is not illegal only because a secured creditor has a prior
सिक्योर्ड इंटरेस्ट चार्ज इन द प्रॉपर्टी। तो वही कहते हैं कि भाई जो अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलता क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई है तो उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गई, ठीक है ना, तो ये इलीगल नहीं मानी जाएगी। अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर ये कह देता है कि भाई मेरा तो पहले से ही सिक्योर्ड चार्ज, सिक्योर्ड इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, विद द मीनिंग ऑफ आरडीबी एंड सरफेसी। सिमिलरली mere issuance of an order of attachment under PMLA does not ipso facto render illegal a prior charge on encumbrance of a secured creditor। तो उन्होंने ये कहा कि भाई सिर्फ आपने कोई ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इशू कर दिया अंडर पीएमएलए, तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि अगर कोई पहले से चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो जो है द क्लेम ऑफ द लेटर फॉर रिलीज और रिस्टोरेशन फ्रॉम पीएमएलए अटैचमेंट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इट्स बोनाफाइड, मतलब दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। पीएमएलए अपने स्फीयर में चलेगा, ये वाले एक्ट अपने स्फीयर में चलेंगे। ठीक है, a party in order to be considered a bona fide third party claimant for its claim in a property being subjected to attachment under PMLA to be entertained। भाई देखो ऐसे है, आप ये कहते हो कि जी पीएमएलए में जो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड है, ठीक है, वो हमारा अटैचमेंट अगर बरकरार रहे तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी है। ठीक है, a property in order to be considered as a bona fide third party claimant for its claim in a property being subjected to attachment under PMLA to be entertained must show by cogent evidence that it had acquired interest in such property lawfully and for adequate consideration, the party itself not being privy to or complicit in the offense of money laundering। ठीक है, and that it has made, हाँ सॉरी सर डिस्टर्ब किया बीच में। बोलिए बोलिए। ये जो लास्ट वाला पीएमएलए वाला जो डिस्कशन चल रहा है, एक बार आप और एक बार रिपीट करेंगे तो मेरा इसमें क्लैरिटी नहीं आ रहा है। द रीजन व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू दैट पीएमएलए में जो ऑलरेडी अटैच्ड है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? आई एम जस्ट क्लैरिटी नहीं आ रहा है। इफ यू कैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, इफ यू कैन रिपीट इट इन अ स्मॉल। नहीं, अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। देखिए ऐसा है भाई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या बोलता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये बोलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक ऑडी कार है, ठीक है, आपने ऑडी कार वो बैंक को हाइपोथेकेट कर रखी है। अब उस कार में कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है मान लो, ठीक है, कोई उसमें हवाला की पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हो रही है, वो पकड़ी जाती है, तो क्या आपकी कार कॉन्फिस्केट हो सकती है? आंसर इज नो एज पर दिस लॉ। वो ये कहता कि ये जो कार जब खरीदी, कार क्राइम से नहीं खरीदी भाई, कार खरीद करके उसमें क्राइम हो रहा था, समझ रहे हो आप? तो उस केस में क्या होगा कि बैंकर का राइट होगा। तो डिपेंड करता है कि जो एसेट्स एक्वायर्ड है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड है, क्या वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से एक्वायर्ड है या नहीं। इस बात पर डिपेंड करेगा कि पीएमएलए चलेगा या आईबीसी चलेगा। इतनी सी बात है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस 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 सर, थैंक यू। हाँ ये है। तो वो ये कहता है ए पार्टी in order to be considered as a bona fide third party claimant for its claim in a property being subjected to attachment under PMLA to be entertained must show by cogent evidence that it had acquired interest in such property lawfully and for adequate consideration, the party itself not being privy to or complicit in the offense of money laundering, and that it has made all compliances with the existing law, including if so required by having the said security interest registered। कोई प्रॉपर्टी मान लो अटैच होने वाली है पीएमएलए में, ठीक है, या अटैच हो चुकी, उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाता है कि भाई मेरा तो इस प्रॉपर्टी में सिक्योर्ड इंटरेस्ट है, ठीक है,
तो वो ये कहेगा कि भाई ये जो इंटरेस्ट था मेरा, उसको क्या बताना पड़ेगा कि ये जो इंटरेस्ट है ये मैंने लॉफुली और फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन एक्वायर किया है। भाई एक गाड़ी किसी की पकड़ ली, मान लो, ठीक है, उस गाड़ी में शराब की तस्करी हो रही थी, वो गाड़ी पकड़ ली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वालों ने। तो ये कहेगा भाई ऐसे है कि ये कार तो जी मेरे को हाइपोथेकेटेड है, मैं बैंक हूँ, मेरे को ये कार हाइपोथेकेटेड है, और मैंने तो इसके बदले में पैसे दिए इस बंदे को, लॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है, और मैं इसके साथ मिला भी नहीं हुआ हूँ बीइंग ए बैंकर, ठीक है ना। तो उस केस में ये प्रूव करने के लिए उसको ये चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। इफ द ऑर्डर कंफर्मिंग द अटैचमेंट हैज अटेन्ड फाइनलिटी, अगर जो ऑर्डर था अटैचमेंट का वो फाइनल हो चुका है, और इफ द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन पास्ड, या कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो गया, या ट्रायल कमेंस हो गया अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए, द क्लेम ऑफ ए पार्टी asserting to have acted bona fide or having legitimate interest will be inquired into and adjudicated upon only by the special court। तो एक बार कोर्ट में मामला पहुंच गया, फिर तो कोर्ट देखेगा, ठीक है, कि भाई जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसका क्लेम प्रॉपर है कि नहीं है। आगे चलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि ये तीन या चार प्रॉपर्टीज थी, इस केस में था क्या, इसमें बहुत सारी अपीलें थी, 5 अपील थी इस केस में। पहली अपील में क्या थी कि ऑडी कार अटैच कर ली थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ठीक है, और एक्सिस बैंक ने कहा, भाई एक्सिस बैंक ने कहा हमारा तो चार्ज है इस पे, हमने फाइनेंस कर रखी है, ठीक है। भाई डिमोनेटाइजेशन जब हुआ, जब नोटबंदी हुई, तो इस कार में जो है पुराने वाले नोट पकड़े गए, ठीक है, अनअकाउंटेड एंड अनऑथराइज्ड पोजीशन ऑफ 4 बैग्स, तो 3,70,00,000 रुपए इस कार में से बरामद हो गए। और जब ये पीएमएलए में केस चला गया, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि भाई the owner of the car was found to have indulged in acts to convert unaccounted demonetized currency by depositing in few fictitious companies। जैसे वहां पर होता था ना, वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा करके कंपनीज में डिपॉजिट करा देते थे, ठीक है, कि ये दिखाते थे भाई ये हमारा तो जैसे कैश इन हैंड है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है कि भाई ऐसा है कि टू शो टेंटेड मनी एज अनटेंटेड मनी। तो ये पीएमएलए में इनका केस चला गया। टू एक्सिस बैंक ऑफिशियल्स वर आल्सो एलिजिडली इन्वॉल्व, इसमें एक्सिस बैंक वाले भी बंदे मिले हुए थे। इन्फो वाज पास्ड ऑन टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड अकॉर्डिंगली प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर वाज पास्ड बाय व्हिच ऑडी कार वाज आल्सो अटैच। तो इन्होंने ऑडी कार भी अटैच कर दी जिसमें ये डिमोनेटाइज्ड करेंसी पकड़ी गई थी, ठीक है। The appellate tribunal, however, set aside the order of the adjudicating authority, confirming the attachment order, directing the vehicle to be returned to the bank। तो जब ये केस एनसीएलटी में गया, तो एनसीएलटी में क्या कहा, एनसीएलटी ने जो है, एनसीएलटी नहीं मतलब ये एपेलेट ट्रिब्यूनल इसका पीएमएलए वालों का, ठीक है। तो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल था उसने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर था अटैचमेंट का, उसको सेट असाइड कर दिया। उसमें ये कहा कि होल्डिंग इट एंटाइटल्ड टू डिस्पोजिट ऑफ टू रिकवर द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू इट अंडर द लोन कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा भाई ऐसे है, इसको बेच लो और बेच करके आपका जो लोन अमाउंट है वो आप रिकवर कर लो, ठीक है। पॉइंटिंग आउट इंटर एलिया दैट द लोन फैसिलिटी प्रीडेटेड द एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। भाई ये जो एलिगेशन लगा मनी लॉन्ड्रिंग का, इससे पहले ही ये प्रॉपर्टी जो है आपकी, ये लोन फैसिलिटी जो है पहले दी जा चुकी थी, ठीक है। द फाइनेंस यूज्ड फॉर इट्स एक्विजिशन नॉट रिप्रेजेंटिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो जिस पैसे से कार खरीदी गई वो तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे नहीं, ठीक है ना। द लेंडर हैविंग फर्स्ट प्रायोरिटी चार्ज ओवर द हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी। तो लेंडर का जो है वो फर्स्ट चार्ज है, लेंडर मतलब एक्सिस बैंक का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमएलए not detracting or derogating from the protection of legitimate transaction and financial assets as afforded by the legislation such as SURFACE, ठीक है।
तो उन्होंने कहा भाई इस केस में एक्सिस बैंक को हम राइट देते हैं कि भाई एक्सिस बैंक अपना इस प्रॉपर्टी को सेल कर ले और अपना लोन रिकवर कर ले, ठीक है, क्योंकि ये कार जो है वो लोन से खरीदी गई थी और उस टाइम तो ये जो है ये लोन की ट्रांजैक्शन इससे पहले हुई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाली ट्रांजैक्शन से पहले, तो इसलिए बैंकर का राइट है सरफेसी के अंदर। दूसरी अपील में क्या हुआ कि एसबीआई ने लोन दे रखा था कुछ डायग्नोस्टिक मशीनरी परचेज करने के लिए, ठीक है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एग्रीकल्चरल लैंड्स इन द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। द लोन वाज नॉट रिपेड, तो लोन की पेमेंट नहीं हुई और एसबीआई ने जो है रिकवरी सर्टिफिकेट ले आए डीआरटी से, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से। ये हमें मालूम है कि डीआरटी जो है रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करता है थ्रू रिकवरी ऑफिसर। It was noticed that invoices and receipts presented were fabricated documents and SBI lodged an FIR. अब इन्होंने ये देखा कि जो इन्वॉइसेस थे या जो रिसीट्स थी ये नकली थे, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स थे और एसबीआई ने जो है एक एफआईआर लॉन्च कर दी। इंफॉर्मेशन वाज कन्वेड टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और उन्होंने कहा भाई ये तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दे अटैच द एसेट्स ऑफ द बोरोवर एंड गारंटर। अब उन्होंने बोरोवर के और गारंटर के एसेट्स जो है वो अटैच कर दिए, ठीक है, विच वर सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज ऑफ एसबीआई। भाई एसबीआई ने लोन दे रखा था उसके अगेंस्ट में। अब एसबीआई ने अपील करी तो एपेलेट अथॉरिटी हेल्ड दैट नाइदर द बैंक नॉर इट्स एम्प्लॉइज बीइंग एलिज्ड टू बी इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग। भाई उन्होंने कहा ना तो बैंक और ना ही उसके एम्प्लॉइज जो है वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो बैंक जो है इट वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर इट बाय सेल ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट चार्ज। उन्होंने कहा भाई बैंक अपनी प्रॉपर्टी तो रिकवर कर सकता है। द सरफेसी एक्ट हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर पीएमएलए, तो सरफेसी का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर पीएमएलए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल द सब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम अटैचमेंट अंडर पीएमएलए। तो जो पीएमएलए का जो अटैचमेंट ऑर्डर था वहां से रिलीज हो गई प्रॉपर्टी। थर्ड अपील में क्या हुआ कि आईडीबीआई बैंक था, आईडीबीआई बैंक ने कुछ सीसी फैसिलिटी दे रखी थी against the equitable mortgage of 6 properties including 2 shops, ठीक है। बाद में आईडीबीआई बैंक जो है सरफेसी में चला गया, ठीक है, फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। अब इसी के अब इन द मीन टाइम क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा इन रिलेशन टू सर्टेन करंट अकाउंट ऑफ द बोरोवर सीबीआई रजिस्टर्ड एफआईआर। तो ये जो फाइनेंस था, ये जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी थी, ये थी आईडीबीआई बैंक से, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कंप्लेंट फाइल हुई रिलेटेड टू सर्टेन करंट अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर्स, तो सीबीआई ने क्या किया, एफआईआर रजिस्टर कर ली और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इन्फॉर्म कर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या किया, वो प्रॉपर्टीज अटैच कर ली इंक्लूडिंग द शॉप्स, ठीक है, जो शॉप्स जो थी वो जिसकी इक्विटेबल मॉर्टगेज थी आईडीबीआई बैंक के पास, ठीक है। On appeal, the appellate authority set aside the said attachment of the 2 properties under PMLA, upholding the contention that the said assets had not been acquired by money laundering. उन्होंने कहा भाई ये assets जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग से एक्वायर नहीं किए गए and thus could not be described as proceeds of crime. It being noted that the 2 shops had been purchased by the sale deed of 2003. तो उन्होंने कहा भाई ये तो 2003 की खरीद रखी है, जब ये आपका जो एलिजिड कमीशन ऑफ एक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ये बहुत बाद के एक्ट्स हैं। As in the previous case, the tribunal has reiterated its view that the claim of the IDBI under SURFACE Act overrides the authority for attachment under PMLA, ठीक है। अगला केस, अगली अपील क्या थी इसमें, पीएनबी वाला मैटर था। तो पीएनबी ने क्या किया था, पीएनबी ने सीसी फैसिलिटी दे रखी थी अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफर्ड 6 प्रॉपर्टीज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। लोन्स वर नॉट रिपेड और पीएनबी ने जो है सरफेसी के अंडर एक्शन स्टार्ट कर दिया और इन्होंने फ्रॉड का भी केस फाइल कर दिया एज द रिसीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वर फैब्रिकेटेड। जो रसीदें वगैरह दे रखी थी वो भी सारी फर्जी थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्फॉर्म कर दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच कर दी प्रॉपर्टीज अंडर पीएमएलए, ठीक है। तो द अपील ऑफ द पीएनबी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट वाज अलाउड। पीएनबी अपील में चला गया, ठीक है, और पीएनबी की अपील अलाउ हो गई एंड द अटैचमेंट ऑर्डर्स हैव बीन सेट असाइड, द रीजन सेट आउट इन द सेड ऑर्डर बीइंग सिमिलर टू दोज इन द अबव मेंशन्ड अदर केसेस। जो पहले वाले केसेस थे एक्सिस बैंक का और आईडीबीआई बैंक का, उसी बेसिस पे जो पीएनबी वाला था उसको भी रिलीफ ग्रांट हो गया, ठीक है। इट बीइंग द कंक्लूजन ऑफ ट्रिब्यूनल दैट द प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एंड आरडीबी प्रिवेल ओवर पीएमएलए।
तो ट्रिब्यूनल ने ये भी ऑब्जर्व किया जो प्रॉपर्टी है जो है ये कोई क्राइम के प्रोसीड से नहीं ली गई है, ठीक है। अगली अपील थी पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिए गए थे और दूसरे 20 अदर बैंक से इन ए कंसोर्टियम अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। लोन की नॉन रिपेमेंट हो गई, सरफेसी में केस चला गया और एफआईआर फाइल हो गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बता दिया गया और प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच कर दी। तो ऑन अपील बाय पीएनबी एंड डीबीएस बैंक द अपीलेट ट्रिब्यूनल अलाउड द सेड अपील्स एंड सेट असाइड द अटैचमेंट ऑर्डर अंडर पीएमएलए, ठीक है। वो सब में वही रीजन था कि भाई ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से तो नहीं ली गई ना। और अगला केस देखें या यहीं तक करते हैं, है ना। ये जो है ना फिर कल करेंगे एडलवाइस सेक्रेटरी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला केस। आज इतना ही करते हैं क्यों मैं भी ऑफिस से लेट आया हूँ और